नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में साथियों। और आज जो हम देखने वाले हैं माइनर टेस्ट साथियों 2 है। पूरा 150 प्रश्न का क्वेश्चन है साथियों, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए साथियों। मॉडल पेपर है पूरा साथियों, 150 क्वेश्चन है जिसमें आपको व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे, काव्य शास्त्र के मिलेंगे, शिक्षण विधियों के मिलेंगे, भाषा विज्ञान के मिलेंगे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के मिलेंगे और साथ साथ बीए और एमए लेवल की जो अपने पास जो बुक है, जैसे मान ले तो उसने कहा था लेरो का राजहंस है, रामचरितमानस है, कबीर ग्रंथावली है, मीरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, ये सभी से साथियों यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। 72 प्रश्न हैं। तो आप पूरे ही साथियों प्रश्न देखकर जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार की है, क्या इसी पेपर के अनुरूप है या इससे और बेहतरीन है, या फिर आप कहाँ पर कमज़ोर हो या फिर कहाँ पर बेहतरीन हो, अपने आप को परखिए साथियों। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अपने आप का स्वयं आकलन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहतरीन लगेगी। और मेरे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि आपके पास एग्जाम तक साथियों जितने भी मॉडल पेपर हुए वह आप तक पहुंच सके साथियों। तो एक बार पुणे में आप सभी साथियों का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से साथियों अभिनंदन करता हूं इससे माइनर टेस्ट में साथियों। शुरू करते हैं आज अपने अपनी क्लास को। और ये जो टेस्ट है साथियों, ये जो मॉडल पेपर आज अपन देख रहे हैं, नेव किरण कोचिंग क्लासेस साथियों बारमेड का मॉडल पेपर है साथियों। इस कोचिंग के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है साथियों। यदि आप इसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर साथियों इसके कॉन्टैक्ट नंबर है। तो हम शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास में। शुरू करेंगे साथियों हम इसके हिंदी साहित्य के इतिहास से साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास अपने शुरू होता है, कौन से प्रश्न से शुरू होता है? ये यहाँ से शुरू होता है साथियों। हाँ, 75वां प्रश्न से हिंदी साहित्य का इतिहास अपना शुरू होता है। बहुत अच्छा है प्रश्न साथियों। आपको पता भी है साथियों कि इसका आंसर क्या है, कि चंदायन किसकी रचना है साथियों? तो मुल्ला दाऊद की है, जासी की है, कुतुबन की है, या फिर साथियों मंजन की है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो मुल्ला दाऊद जो चंदायन जो रचना है साथियों मुल्ला दाऊद की है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की है। और राम कुमार वर्मा ने साथियों इसे सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। ये भी आप याद रखना है, किसको? चंदायन को। 76वें प्रश्न के बाद, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बली बनिक को, बनीज ने चाकर को चाकरी। उक्त पंक्तियां किस कवि की है साथियों? सूरदास की है, मलिक मोहम्मद जासी, कबीर की, अथवा तुलसीदास की है साथियों? साथियों ये जो रचना है, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बली बनिक को, बनीज ने चाकर को चाकरी, ये रचना है साथियों तुलसीदास की रचना है। और शायरी जो रचना है साथियों कवितावली से ली गई रचना है साथियों। पहले ये 12वीं की किताब में चलती थी साथियों, उसमें ये कविता शायद अब भी है। 76वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संत काव्य पर एकेश्वरवाद का प्रभाव किसका कारण है? संत काव्य भक्ति काल की काव्यधारा, जिसको संत काव्य, निर्गुण काव्यधारा के दो भेद है, एक संत काव्यधारा है और एक प्रेमाख्यान काव्यधारा है। तो यह संत काव्यधारा की बात करें जिसके प्रतिनिधित्व कवि कबीर है साथियों। कौन है? कबीर है, रैदास है, सेना है, नानक है, ये सब इसमें। तो इसमें एक शुरुआत कहाँ से ग्रहण किया गया? वेदों से, इस्लाम के कारण, सिद्धों के कारण, शंकर के अद्वैतवाद है यानी शंकराचार्य के अद्वैतवाद के कारण पर यह अनुत्तरित प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करते हैं एक शुरुआत कहाँ से ग्रहण किया, आपको ध्यान रखना है साथियों, ये इस्लाम से ग्रहण किया गया है। जैसे अहिंसा की बात कर रहे हैं, अहिंसा साथियों वैष्णव से ग्रहण की गई है। हठयोग साथियों नाथों से ग्रहण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है एकेश्वरवाद जो ग्रहण किया वो इस्लाम से ग्रहण किया गया है। इनमें भक्तमाल के टीकाकार कौन है साथियों? भक्तमाल के टीकाकार कौन है साथियों? तो बताइएगा। अपन बात कर रहे हैं 78वां प्रश्न की। 78वां प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो भक्तमाल के जो टीकाकार है अपने,
और कौन है? नाभादास है, प्रियादास है, अनंतदास है अथवा धर्मदास है। तो प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है, भक्तमाल के जो टीकाकार है वो है प्रियादास। देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं 75वें की, हमारे चंदा है, तो क्या इसका आंसर सही बताया मैंने? साथियों सही बताया इसका आंसर। तो आपको यह ध्यान रखना है, भक्तमाल के जो टीकाकार है साथियों वह प्रियादास है। टीका का मतलब होता है साथियों कोई भी कृति पर उसका अनुवाद करना, वो कहलाती है साथियों टीका, और उसके गुणों को अच्छी तरह से व्यक्त करना। उदासी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू से, कबीर से, नानक से अथवा श्री संप्रदाय से? बताइए साथियों। वैसे उदासी संप्रदाय का संबंध है, उसका सही आंसर होगा नानक, क्योंकि नानक के गुरु थे साथियों श्रीचंद्र, और श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। यानी श्रीचंद्र को उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और ये नानक के शिष्य, शायद नानक के पुत्र थे साथियों। आगे हम बात करते हैं, ज्ञान बोध रतन कान, भक्त वत्सावली, भक्ति विवेक, ज्ञान पर्ची, बारखड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, दूर्वचरित, विभव विभूति और सुख सागर इत्यादि ग्रंथों के रचनाकार कौन है साथियों? दादू है, सुंदरदास है, मलुकदास है, गुरु गोविंद सिंह है, या फिर अनुत्तरित उत्तर है 1.25 पर एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध पंक्तियां है साथियों। तो ज्ञानबोध, रतनकान, रामावतार लीला, ध्रुव चरित्र जो आदि रचना है साथियों ये मलुकदास की है। तो अपना आंसर क्या होगा? 80 में सी अपना सही आंसर होगा। और मलुकदास ने यह भी कहा था कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, और सबके दाता राम। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे न काम, और सबके दाता राम। आगे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने कहा, के गए दास मलुका, सबके दाता राम साथियों। ये प्रसिद्ध पंक्ति आपको ध्यान रखना है। कबीर परिचय के लेखक कौन है? ये कबीर पर साथियों टीका लिखी गई है, कबीर परिचय नाम से। किसने लिखी गई? सीधा से याद रखना, कबीर परिचय जो है कृति साथियों ये अनंतदास की है। किसकी है? धर्मदास। ये किसकी है? आप सीधा से याद रखना, ये साथियों है अनंतदास की। और कबीर की मृत्यु पर उनके शिष्य धर्मदास साथियों गद्दी पर बैठे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कबीर परिचय के जो लेखक है वो कौन है साथियों? धर्मदास है। अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, अपना प्रश्न आता है यहां से 82। निम्न में से दादू दयाल के किन शिष्यों ने हरडेवाणी नाम से इनकी रचनाओं को संग्रहित किया था? ये प्रश्न अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया साथियों। तो आपको सीधा से याद रखना है साथियों, ये संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के जो उपदेश है उनको साथियों हरडेवाणी शीर्षक से इन्होंने संग्रहित किया। तो हरडेवाणी में आपको याद रखना है संत दास और जगन्नाथ दास हरडेवाणी का सही आंसर होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। अंगवधु में निम्न में से निम्न में से कौन विवेच्य है? तो अंगवधु जो रचना लिखी साथियों वो अंगवधु रज्जब ने लिखी है, लेकिन इसमें दादू दयाल के उपदेशों का वर्णन है साथियों। आपको याद रखना है अंगवधु जो रचना है वो दादू दयाल की है, लेकिन इसमें रज्जब की है, लेकिन इसमें दादू दयाल के उपदेशों का वर्णन किया गया। बेहतरीन प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आ रहा देखिएगा, पद्मावत के पात्र के प्रतीक योजना को ध्यान में रखकर असंगत कथन का विचार कीजिए। यानी पद्मावत की प्रतीक योजना बिल्कुल आपको पता होगा, रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती हृदय बुद्धि या श्रद्धा का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिजली साथियों आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, और नागमती साथियों परमात्मा का प्रतीक है। तो बताइए यहाँ क्या होगा? तो बिल्कुल साथियों आपको याद रखना है कि रत्नसेन साथियों ये मन का प्रतीक है, पद्मावती हृदय विदारक बुद्धि संसार का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिजली साथियों आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, लेकिन यह नागमती ये परमात्मा का प्रतीक नहीं है, नागमती साथियों ये संसार का प्रतीक है। तो अपना आंसर चौथा गलत कौन सा होगा? चौथा आंसर अपना गलत होगा। नागमती को यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक नहीं माना गया है, यहाँ नागमती को माना गया और संसार का प्रतीक माना गया है।
और शरीर साथियों, शरीर किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़ को शरीर का प्रतीक माना गया है। शैतान किसका प्रतीक है साथियों? जो राघव चेतन है साथियों, वो शैतान का प्रतीक है। और इसमें एक हीरामन तोता आता है साथियों, वो हीरामन तोता साथियों गुरु का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 85वां, निम्न में से कौन सी प्रेमाख्यान कृति में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ पूर्व जन्म के प्रवण संस्कारों की भी महत्व दिखाई गई है? पद्मावत में, मृगावती में, मधुमालती में अथवा चित्रावली में साथियों? 85वें प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं तो आंसर दीजिए। यहाँ पर आगा साथियों मधुमालती। मधुमालती जो रचे लिखी है साथियों, वो मंजर ने लिखी है। किसने लिखी है? मंजर ने। इसमें दो प्रेमाख्यान कथा एक साथ चलती है साथियों। एक तो चलती है मधुमालती और मनोहर की, और एक सत्य साथियों प्रेमा और ताराचंद की। इनमें दो प्रेमाख्यान कथा एक साथ चलती है और मधुमालती लिखी गई है मंजन द्वारा, पद्मावत लिखी गई है झांसी द्वारा, मृगावती लिखी है साथियों कुतुबन द्वारा, और चित्रावली लिखी है साथियों उस्मान द्वारा। और ये सभी जो कृतियां हैं, ये कृतियां साथियों प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी काव्यधारा की कृतियां हैं। और सूफी काव्यधारा प्रेमाख्यान काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कवि किसी को माना जाए साथियों, तो वह झांसी को माना जाता है। और झांसी ने जो पद्मावत लिखा है साथियों, ये 1540 में लिखा है। और इसकी जो भाषा है साथियों, वो अवधी भाषा। और अवधी कौन सी? ग्रामीण भाषा है साथियों। अगला प्रश्न है, अष्टचाप के किस कवि ने प्रेमाख्यान की काव्य रचना की है साथियों? अष्टचाप में 8 कवि थे, इसलिए इनको अष्टचाप के नाम से जाना जाता है। और ये सभी कवि साथियों भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसमें 4 कवि विट्ठलनाथ के थे और 4 कवि साथियों वल्लभाचार्य के थे। लेकिन इसमें एक कवि ऐसा भी हुआ जिसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है, तो वह कौन सा है? सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास अथवा कुंभनदास? तो आपको ध्यान रखना साथियों, इसमें आएगा नंददास, क्योंकि नंददास ने साथियों रूप मंजरी की रचना की है। किसने? रूप मंजरी। और रूप मंजरी साथियों विवाहिता है, जो अपने जो कृष्ण को पाने के लिए अपने दाम्पत्य जीवन का परित्याग कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो 86 में अपना आंसर होगा नंददास अपना सही आंसर होगा प्रिय साथियों। अगला हम प्रश्न की बात करेंगे। चंदायन, चांदायनी, चंदायन, चंदायन ग्रंथ का मूल नाम किस विद्वान ने लोर कहा या लोर कथा माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चंदायन को एक विद्वान ऐसा भी है जिसने साथियों लोर कथा या लोर कहा। वह कौन सा आलोचक है या फिर इतिहासकार है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, वह अपना आंसर होगा माता प्रसाद। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम दिया है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न अपना आता है 88 प्रश्न। और 88 प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, तो यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न सूचियों में कृतियों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम की लिखिए साथियों। देखिए साथियों, चारे यहाँ पर, चारों में इनका सही क्रम अपन को देना है। ठीक है। पहली बात तो देखिए साथियों, यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करेंगे वह कौन सी रचना आएगी साथियों? देखिए, सबसे पहले रचना की बात करते हैं तो मधुमालती। मधुमालती 88वें प्रश्न की बात करते हैं तो 88 प्रश्न में 2 ही आएगा साथियों। पहला आएगा अपना मधुमालती, मधुमालती के बाद आएगा रूप मंजरी, रूप मंजरी के बाद आता है रस मंजरी, रस मंजरी के बाद आएगा साथियों ज्ञानदीप, जो शेख नबी द्वारा लिखी गई है। ज्ञानदीप किसके द्वारा? शेख नबी लिखी है ज्ञानदीप के द्वारा। मधुमालती तो मंजर ने लिखी है, रूप मंजरी साथियों नंददास ने लिखी है। देखिए, यहाँ सबसे पहले यदि रचना की बात करते हैं तो यहाँ पद्मावत आएगा, लेकिन इसके बाद साथियों ये है क्रम है वो टूटा हुआ है। यहाँ पर क्रम की बात करते हैं तो इसका सही क्रम यही है। ठीक है। अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं। यहाँ है प्रवर्तक और उनके संप्रदाय के संबंध में असंगत विकल्प नहीं, संगत विकल्प नहीं है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जो श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय बिल्कुल मध्वाचार्य ने किया साथियों। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय थे। और इसका है एक द्वैतवाद भी साथियों इनका दर्शन है। इसका रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है। और वल्लभ संप्रदाय साथियों, रुद्र संप्रदाय साथियों विष्णु स्वामी ने, जिसे राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहा
जाता है साथियों, और इसका दर्शन है वो भेदाभेद द्वैतोद्वैतवाद है साथियों। और यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय साथियों, इसके विठल स्वामिनी वल्लभ संप्रदाय के आगे साथियों वल्लभाचार्य। कौन आएगा? वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र साथियों विठलनाथ। तो ये अपना जो आंसर है ये अपना सही नहीं है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आपको ध्यान में रखना है। 89वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। किस प्रश्न की बात करें? 89वां। मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास की, महात्मा रघुवर दास की, अग्रदास की अथवा बेणी माधव दास की। देखो साथियों, कोई प्रश्न यदि अपन को नहीं आता है तो उसको आप अपना आंसर कैसे उसका आंसर निकालें। देखो तुलसीदास ने तो कोई मूल गोसाई चरित्र लिखा ही नहीं, अग्रदास ने भी नहीं लिखा साथियों। अब यहाँ पर दो शब्द बचे हैं, महात्मा रघुवर दास और बेणी माधव दास। तो आपको ध्यान रखना है मूल गोसाई चरित्र साथियों वो बेणी माधव दास की है। फिर भी नहीं याद है तो ये दोनों हटाने के बाद दो बचे हैं, दोनों में तो आपको एक लगाना ही है साथियों। यहाँ पर यदि चारों में से कोई याद नहीं है तो फिर अपन को आंसर नहीं देना है, लेकिन दो हटा दिए है, दो हटाने के बाद तीसरा का अपन को आंसर देना है। भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के विषय के संबंध में यह कथन किसने कहा? आगे इसमें और भी है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो और जिसमें समन्वय की अपार चेष्टा हो साथियों। तो ये आपको याद रखना, एक तो लोकनायक और एक समन्वय जो शब्द है साथियों, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए आपको याद। जहाँ पर समन्वय ये जो आती है ये पंक्ति, ये तुलसीदास के लिए है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्तियाँ कही है साथियों। तो आपको ध्यान रखना, एक समन्वय याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोकनायक ऐसा भी कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय का अपार धैर्य हो। ठीक है, आगे हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए इसमें से कौन सा कवि प्रसिद्ध रहा है? कहने का मतलब है ऋतु वर्णन में इनमें सबसे प्रसिद्ध ऋतु वर्णनकार कौन सा कवि है, या जिसने सबसे अच्छा ऋतु वर्णन कौन से कवि ने किया? तो बिल्कुल आपको एक सेकंड में आंसर देना है। जैसे ही ऋतु वर्णन आता है साथियों आपको सेनापति लगाना है। क्या लगाना है? सेनापति ने ऋतु वर्णन का बहुत बेहतरीन रूप से वर्णन किया है साथियों। किसने किया? सेनापति ने। तो आपको 92 का प्रश्न का आंसर होगा 2, यानी ऋतु वर्णन में कौन लगाना है? सेनापति लगाना है साथियों। आगे निम्न में से क्रमशः राधा वल्लभ और सखी संप्रदाय प्रवर्तक किस विकल्प में दिए गए हैं? राधा वल्लभ का कौन होगा साथियों? देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय का होगा साथियों हित हरिवंश स्वामी, और सखी संप्रदाय का होगा साथियों हरिराम व्यास, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राधा वल्लभ संप्रदाय का जो होगा साथियों वो होगा हित हरिवंश स्वामी। कौन? हित हरिवंश स्वामी ने साथियों राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, और हरिराम व्यास ने साथियों सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप अगला प्रश्न आता है 94। विद्यापति की वह रचना जो अव्वट में लिखी गई है साथियों। अपभ्रंश का पहले का रूप अव्वट है साथियों। पदावली, भूकर्मिका, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली और पदावली, या फिर अनुत्तरित उत्तर। विद्यापति की वे कौन सी रचना है साथियों जो अव्वट में लिखी गई है? अव्वट यानी कि अपभ्रंश के पहले का रूप ही अव्वट है साथियों। तो यहाँ पे याद रखना कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की जो भाषा है साथियों वह अपभ्रंश का पूर्व रूप है, अपभ्रंश का पहला का रूप है। यदि अपभ्रंश भी होता तो भी अपना आंसर सही होता, लेकिन यह अव्वट है इसलिए तो भी आंसर सही है। यह कीर्ति लता और कीर्ति पताका दो का हम चयन करेंगे साथियों। राधा, ए राधा, ये कौन लगा दे यार। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अच्छा प्रश्न है। 1546, 1568, 1566 या 1565? अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? तो प्रिय साथियों आपको ध्यान रखना है अष्टचाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 में हुई थी, और ये की थी साथियों वल्लभाचार्य ने। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने अष्टचाप की स्थापना की थी। भगवान श्रीनाथ के मंदिर पर आठों प्रहर पूजा करने के लिए 8 कीर्तिकार नियुक्त किए थे वल्लभाचार्य ने, और इन्हें ही अष्टछपा के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 शिष्य साथियों वल्लभाचार्य के थे, और 4 शिष्य थे साथियों किसके? गोस्वामी
विट्ठलनाथ की, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा है, आपको याद रखना है साथियों। पहला है कुंभन, कुसु पर कृष्ण, ये तो थे साथियों उनके, कुसु पर कृष्ण, यानी बिल्कुल ये क्रम है। पहले इनका जन्म हुआ, फिर इनका हुआ, यानी कुंभदास है, फिर सूरदास है, फिर परमानंद दास है और फिर कृष्ण दास है। फिर अपना अपना है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी के बाद चित्र स्वामी, फिर आता है चतुर्भुज स्वामी और फिर आता है नंद दास। आपको ध्यान रखना है, सबसे जो छोटी उम्र के थे वो नंददास थे। ले साथियों, अगला, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, चलत जावत पनिया टूटी और बिसर गई हरी नाम। यानी भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिया टूटी बिसर गई हो हरि नाम। साथियों, ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? वल्लभाचार्य की, विट्ठलनाथ की, सूरदास की अथवा कुंभन दास की। आपको ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां साथियों कुंभन दास, और कुंभन दास को अकबर ने धर्म चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तब उन्होंने यह कहा था साथियों, क्या कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम और आवत जावत पनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। साथियों, आगे, नंददास की कौन सी रचना एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ मानी जाती है? साथियों, अनेकार्थ मंजरी है, वीर्य मंजरी है, रस मंजरी है, या फिर साथियों रूप मंजरी है। चार मंजरियां दी गई, चार मंजरियों में से कौन सी मंजरी जो पर्याय कोश यानी जिसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए है साथियों? 97। तो आपको ध्यान रखना है, अनेकार्थ मंजरी, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे पर्याय कोश व अनेकार्थ मंजरी है साथियों। याद रखना, कौन? अनेकार्थ मंजरी। तो अपना आंसर क्या होगा? एक अपना सही आंसर होगा, जो एक पर्याय कोश है। ब्रज माधुरी सार किसका ग्रंथ है? दुर्दास का, वियोगी हरि का, नाभादास का, तो चतुर्भुज दास का। बताइए क्या? ब्रज माधुरी सार 98। तो ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है साथियों? तो आपको याद है, वियोगी हरि की रचना है ब्रज माधुरी सार। किसकी? वियोगी हरि की व्रज माधुरी सार। साथियों याद रखना, व्रज माधुरी सार। अगला प्रश्न है, सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली या सुर पचीसी, या फिर अनुत्तरित उत्तर है साथियों। तो आपको याद रखना है, सूरदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अर्थ गोपन शैली में, यानी कि मान लेते कूट शैली में साथियों, किसमें? कूट शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, तो वह साथियों साहित्य लहरी। क्या है साथियों? इस साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जो नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। यह भी याद रखना है। अपना आंसर क्या होगा? 3 अपना सही आंसर होगा। अगला, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदय से कहकर उनके जीवन की मर्म स्मृति अवस्था को साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया है। उक्त कथन किसका और किसके संबंध में है? इन्होंने मुसलमान होकर भी कहानी हिंदुओं की ही बोली में पूरी सरदा से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ उनके उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया। उक्त कथन किसका है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र झांसी के प्रति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का झांसी के प्रति, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का झांसी के प्रति, या डॉक्टर नगेंद्र का कुतुबन के प्रति है साथियों? मुसलमानों को हिंदू कहानियां बताइएगा सर। 100 प्रश्न का आंसर की बात की तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने झांसी के प्रति कहा है, किसने? मलिक मोहम्मद झांसी के प्रति कहा है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कि इन्होंने इन्होंने मुसलमान होकर हिंदू की कहानी हिंदुओं की ही बोली में। तो ये जो शब्द आए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने झांसी के प्रति कहा साथियों। अगला प्रश्न है 101। तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड की विषय वस्तु वर्णित है। राम के जन्म से अज्ञातवास तक, राम के जन्म से विवाह तक, राम के जन्म से राज्याभिषेक, राम के जन्म से शास्त्र विद्या तक। यानी बालकांड में कहाँ से कहाँ तक वर्णन। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, आपको ध्यान रखना है, बालकांड में राम के जन्म से लेकर साथियों, कहाँ से? राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन है। 101 प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं साथियों। एक 101 प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं
शायद ये 100 प्रश्न है, 101 जो प्रश्न है साथियों, मेरे हिसाब से ये गलत तो नहीं होना चाहिए। 101 में दूसरा प्रश्न है। 101 में क्या है? 2 और 101 में भी 2 है और 104 में भी 2 है। 101 में 2 और 102 में 4। नमस्कार मेरे प्रिय साथी। 101 की अपन बात कर रहे हैं साथियों। किसकी कर रहे हैं? तो 101 में अपना आंसर क्या है? राम के जन्म से विवाह तक वर्णन है साथियों। इसको जरूर देखना, आप मुझे इसको बताना। राम के जन्म से अज्ञातवास, अज्ञात राम के जन्म से विवाह तक ये आएगा साथियों। वनवास आ सकता है यहाँ, अज्ञातवास नहीं आ सकता है, तो अपना प्रश्न दूसरा ही सही होगा। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? सती का मोह, धनुषभंग, श्री सीताराम विवाह या राम राज्याभिषेक की तैयारी। दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों, इसका है राम राज्याभिषेक की तैयारी। सती का मोह है, धनुषभंग है और सीता राम विवाह। वैसे साथियों मेरे हिसाब से यहाँ सती का मोह है। इस प्रश्न का मुझे आंसर जरूर बताइएगा साथी। जिसने भी बनाया वो वैसे हिसाब से सही है, लेकिन साथियों यहाँ है राम राज्य अभिषेक की तैयारी। हाँ, इन्होंने साथियों दूसरा प्रश्न का आंसर दिया गया। ठीक है, अगला 103 में सगुनी अगुनी नाही कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। रामचरितमानस के बाल कांड में उक्त कथन किसका है? शिव जी का है, याज्ञवल्लभ जी का है, विश्वामित्र जी का है अथवा भारद्वाज का है साथियों। 103 में, तो 103 की अपन बात करते हैं तो 103 में अपना आंसर आगा साथियों, शिव जी का कथन है कि सगुण अगुण ना ही कछु भेदा, यानी निर्गुण और सगुण में कुछ भी भेद नहीं है, ऐसा कहना है किसका? शिव जी का। तो ये 103 में आपको शिव जी याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के बाल कांड के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। इस कांड का आरंभ मंगलाचरण से होता है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने गुरुवंदना की है। बाल कांड में कुल 461 पद दोह चौपाई शैली में। याज्ञवल्लभ भारद्वाज संवाद बाल कांड के आरंभिक प्रसंगों के अंतर्गत है साथियों। इनमें अपन को कौन सा त्रुटिपूर्ण यानी कि असंगत कथन का चयन करना है 104 में। तो यहाँ असंगत कथन का अपन चयन करेंगे 104 में साथियों, तो अपना आंसर होगा ये, अपना गलत आंसर होगा। अब इसमें कितने ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये यानी इस कांड का आरंभ मंगलाचरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें गोस्वामी बोलते हैं गुरुवंदना की है, और याज्ञवल्लभ भारद्वाज संवाद बालकांड के आरंभिक कथा प्रसंग उसके अंतर्गत है साथियों। ये जरूरी, बाकी ये जरूर है कि इनका जो सबसे बड़ा कांड है साथियों वो बालकांड ही है। कौन है सबसे बड़ा कांड? वो बालकांड। और सबसे छोटा कांड साथियों किष्किंधा कांड है रामचरितमानस के, जिसमें 7 कांड है। अब देखो यहाँ काव्यशास्त्र संबंधित प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्रग उर्जत टुटट कुटुम जुरत चतुरचित प्रति प्रति गांठ दुर्जन दिए ही दई नहीं ये रीति। उपयुक्त काव्यांश में अलंकार है, विरोधाभास है, असंगति है, विभावना अथवा साथियों संदेह अलंकार है। द्रग उर्जत टुटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रति प्रति गांठ दुर्जन ही है नहीं दे ही रीति। तो इसमें आप यदि आंसर की अपन बात करेंगे ना 105 में, तो अपना नया आंसर होगा साथियों असंगति। क्या होगा? असंगति। यहाँ जहाँ पर कारण कहीं और कार्य कहीं दूसरी ओर हो, या कारण कहीं और उसका प्रतिफल कहीं दूसरी जगह मिले, ऐसे स्थानों पर साथियों असंगति अलंकार होता है। जैसे भगवान श्री राम के लक्ष्मण के हृदय में तो बाण लगता है और दर्द होता है भगवान श्री राम को साथियों। सीता को तो रावण ले जाता है, लेकिन पुल कौन बांधा जाता है साथियों? बांधा कौन जाता है साथियों? पुल समुद्र को बांधा जाता है। यानी कार्य कहीं और उसका प्रतिफल कहीं दूसरी जगह मिले, तो ऐसी स्थितियों में साथियों होता है वो असंगति अलंकार होता है। यहाँ पर द्रग उर्जत यानी आंखें, नायक और नायिका की आंखें उलझती है, लेकिन साथियों और टूटत कुटुंब, और उनके उलझने से 2 कुटुंब टूट जाते हैं, विच्छेद हो जाता है। यानी जब उनके पता लगता है दोनों के प्रेम का, तो फिर दो कुटुंबों में लड़ाई होती है और फिर वो टूट जाते हैं। यानी कारण कहीं हो रहा है, कार्य कहीं हो रहा है साथियों, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है।
कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? ऋग्वेद पर, मनुस्मृति पर, या फिर शतपथ ब्राह्मण पर, या उपनिषद पर? तो आपको पता होगा मेरे प्रिय साथियों, जो कामायनी की जो मूल कथा वो शतपथ ब्राह्मण पर आधारित है। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? प्रत्याभिज्ञान है, वेदांत दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, अथवा सांख्य दर्शन है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो कामायनी के दर्शन का जो केंद्रीय आधार है वो प्रत्याभिज्ञान आधारित है साथियों। और कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है साथियों। आगे हम बात करते हैं। कामायनी के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? कामायनी में कुल 15 सर्ग है, ये तो बिल्कुल सही है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। सर्गों का नामकरण मनोविकार के नाम पर किया गया, बिल्कुल सही है साथियों। जिस सर्गों का नामकरण किया मानव के मनोविकार के संबंध में किया गया है। इसमें हृदय पक्ष को बुद्धि पक्ष पर वरीयता प्रदान की गई है। इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता प्रदान की गई है। इन दोनों में गलत है अपना एक जो आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सही नहीं है उसका। इसमें साथियों हृदय पक्ष को बुद्धि पक्ष पर वरीयता प्रदान की गई है। इसमें भावनात्मक है, ये बुद्धि पर आधारित न होकर भावना पर आधारित है साथियों। यानी से बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष को वरीयता प्रदान न करके, यानी कि ये तीनों सही है साथियों, और ये जो है वह त्रुटिपूर्ण है या असंगत है या गलत है। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? कामायनी की कथा केवल एक क्या है? एक फैंटेसी है। और इसके ये कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, गजानंद माधव मुक्तिबोध का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? साथियों 109 प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो 109 प्रश्न में आंसर की बात करते हैं साथियों, ये है गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। कौन? फैंटेसी। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, ये जो कहा साथियों गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा। अगला प्रश्न 110 है, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस ले पर विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान है, अधिक अम्लाई को अभिराम है। ये संदर्भ में अनुचित व्याख्या है। मुस्कान का बिंब अंकन है, अस्ताचल गामी सूर्य की एक किरण से तुलना, गेता श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन। ये किससे लिया गया है? ये कामायनी से लिया गया है साथियों। इसमें पूछा अनुचित व्याख्या है, कौन चारों में से कौन सी अनुचित व्याख्या है? तो अनुचित व्याख्या साथियों इसमें दो, मुस्कान का बिंब वक्र अंकन है, गेयता है इसमें, और श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, ये इसमें नहीं है साथियों। अब आता है शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न। भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान कराना में संकलित है। भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, विषय वस्तु का ज्ञान कराना, साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना, या निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना। भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान कराने में सम्मिलित है साथियों। क्या सम्मिलित है? वह साहित्य के इतिहास का ज्ञान नहीं है साथियों। साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना आवश्यक नहीं है, जबकि भाषा का तत्वों का ज्ञान कराना आवश्यक है, विषय वस्तु का ज्ञान कराना आवश्यक है, और निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना भी आवश्यक है। केवल साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना आवश्यक नहीं है साथियों। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, साहित्य में, अभिक्रमित अनुदेशन में, या पर्यवेक्षक व्यापन में साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, आगमन और निगमन जो विधियां होती है, आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है और निगमन में पहले नियम दिया जाता है। इसमें उदाहरण देकर नियम का प्रतिपादन किया जाता है, और निगमन में पहले नियम और फिर उसकी पुष्टि की जाती है साथियों। तो आगमन विधि में किसके लिए साथियों? तो ये है व्याकरण शिक्षण के लिए बेहतरीन विधि है। कौन? आगमन विधि साथियों। निगमन प्रणाली को कहते हैं सिद्धांत प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली, या साहचर्य प्रणाली। तो आपको ध्यान रखना है, निगमन प्रणाली को सिद्धांत प्रणाली भी कहते हैं, इसको नियम प्रणाली भी कहते हैं, इसे सूत्र प्रणाली भी कह सकते हैं साथियों, क्योंकि इसमें सूत्रों के माध्यम से, नियमों को, सिद्धांतों के माध्यम से साथियों इसमें व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों के सिद्धांत बताए जाते हैं, छात्रों को पहले उदाहरण दिया जाता है। तो आप याद रखना है, आगमन विधि में सर्वप्रथम साथियों छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सर्वप्रथम छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं। आगमन विधि में 114 प्रश्न की बात कर रहे हैं।
115वां प्रश्न। इस विधि निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। प्रेक्षक अध्ययन की ये परिभाषा किसने दी है? क्लार्क और स्टार ने, हर्बर्ट ने, एल्विन्स अथवा पीटरसन ने। याद रखना, एक और सुनना। इस विधि के निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। ये जो परिभाषा है ये किसकी परिभाषा है? तो आपको ध्यान रखना, ये जो परिभाषा है साथियों, वह परिभाषा है क्लार्क और स्टार की परिभाषा है। परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली ये उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकीकरण होता है, शिक्षण में गुणवत्ता वृद्धि होती है। उपयुक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति से संबंधित? साहचर्य से, दूरस्थ से, अभिक्रमित अनुदेशन से अथवा दल शिक्षण से? एक बार पुनः देखिए, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन होता है और शिक्षण में गुणवत्ता वृद्धि होती है। बताइए, शिक्षक का एकाकीपन होता है, इसमें कौन सा प्रश्न आंसर आएगा? 116 की बात कर रहे, तो ये साथियों अपना दल शिक्षण। एकाकीपन का मतलब नहीं, इसमें शिक्षक का एकाकीपन होता है, दल यानी एकत्रीकरण होता है साथियों, न्यू मान लीजिएगा ना। तो ये आएगा अपना दल शिक्षण, क्योंकि दल शिक्षण में जो दल होता है वो छात्रों का न होकर शायद अध्यापकों का दल होता है साथियों। किसका दल शब्द है साथियों? ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि दल शिक्षण पद्धति में दल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के लिए या फिर अध्यापकों के लिए? ये जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए यदि आप इस पेपर को देख रहे हो तो। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में केवल सिम्पसन को से कितने मिनट के समय की योजना बनाया है? 50, 60, इसमें और भी होगा, 75 और 90। बताइए साथियों, सिम्पसन ने प्रेक्षण अध्ययन विधि में द्विकालखंड योजना में कितना समय दिया है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हम समय की बात करते हैं, इन्होंने 60 मिनट दिए। कितने दिए? किसमें? प्रेक्षण अध्ययन विधि के द्विकाल योजना में सिम्पसन ने साथियों 60 मिनट दिए। अपना आंसर क्या होगा? 60 अपना सही आंसर होगा। निगमन विधि में छात्र क्या करते हैं? सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, सामान्य से सामान्य की ओर होते हैं। बताएगा निगमन विधि में जिसमें नियमों के माध्यम से जिसे शिक्षा दी जाती है साथियों, वह निगमन विधि कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, किसमें? निगमन विधि में। और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, निगमन विधि का अपना आंसर होगा 1, यानी सामान्य से विशिष्ट की। और 118 प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। अगला है 119वां प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसने वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की? जॉन केमेनियस, जॉन बसेडो, स्पेशियन या पामर ने साथियों। 119वां प्रश्न के अपना आंसर की बात करते हैं तो अपना आंसर यहाँ पर आएगा, किसने? जॉन केमेनियस ने साथियों। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है साथियों छात्र, अध्यापक, पाठ योजना या फिर शामपट। ये शिक्षण विधियां बिल्कुल ऐसी आएगी साथियों, आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कठिन ऐसी आएगी, लेकिन आपको धैर्य के साथ आंसर देना है। बताइएगा, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है? छात्र होता है, अध्यापक होता है, पाठ योजना होती है या फिर शामपट होता है? तो साथियों देखा, व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है, ये छात्र केंद्रित नहीं है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? अध्यापक अपना सही आंसर होगा। याद रखना, किसमें? व्याख्यान विधि में। बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है? वाक्य शिक्षण विधि, कहानी विधि से, साहचर्य विधि से या अनुकरण विधि से साथियों? बताइएगा, किससे दिया जाता है? क्या बिना रुक रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जाता है साथियों? तो वह आंसर होगा कहानी विधि से। आंसर अपना 3 सही, 21 में 2 सही होगा साथियों। आगे,
भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री के प्रयोग का लाभ। उद्बोधन का मतलब है साथियों उद्दीपन सामग्री से शिक्षक के ज्ञान में स्पष्ट लाना, बालकों के भावों को जागृत उत्प्रेरित करना, बालकों को नवीन उपकरणों की प्रति उत्सुक बनाना, भाषा शिक्षण में योगदान करना। देखिए यहाँ पर आंसर होगा साथियों, ये दो आंसर होगा, दोनों में से एक अपना आंसर होगा। बालकों के भावों को जागृत करना या फिर छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक बनाना। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा के लिए प्रेरित करना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर दो होना चाहिए। 122वां प्रश्न की बात कर रहे हैं, 122वां प्रश्न दो ही सही आंसर है साथियों। गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण ज्ञान कैसे कराया जाता है? व्याकरण के नियम से, व्याकरण के सूत्र से, व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से करके या उक्त तीनों से। वैसे साथियों इसमें देखें तो आंसर अपना तीन सही होना चाहिए 133वां प्रश्न में, ये तीन ही सही है। गहन अध्ययन के पाठ में व्याकरण का ज्ञान कैसे कराया जाता है? तो यह आंसर होगा व्याकरण का समन्वय पाठ्य पुस्तक से साथियों। अगला प्रश्न है, साधारणतः भावों की अभिव्यक्ति साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती है निबंध में, गद्य में, नाटक में अथवा पद में। भावों की जो सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है वो किस में होती है साथियों? निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है या फिर साथियों पद्य में होती है। 124वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं तो अपना आंसर होगा यहाँ गद्य में होती है। किस में होती है? भावों की जो सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है प्रिय साथियों वो गद्य में होती है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य है कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का अथवा निबंध शिक्षण का। तो 125वां प्रश्न की भी बात करते हैं साथियों, अपना गद्य शिक्षण ही आएगा। भाषा तत्वों का ज्ञान कराना गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है साथियों। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? भाव है, शब्दार्थबोध है, सरलता अथवा फटन है। तो आप याद रखना कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है साथियों वो भावबोध है। ना तो इससे आपको अर्थ कराना भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना और कोई आवश्यकता है, केवल साथियों आपके भावों से कविता का ले ताल के साथ छात्र जुड़ सके, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं वह है बोध पाठ, रस पाठ, रचना पाठ या उपयोग पाठ। किसमें? कविता शिक्षण का पाठ नहीं है। कविता शिक्षण में क्या नहीं होता है? बोध नहीं होता है, रस नहीं होता है, रचना नहीं होती या उपयोजन पाठ नहीं होता है साथियों। तो कविता शिक्षण में अपना जो आंसर की अपन बात करेंगे तो वह जो आंसर होगा साथियों होगा रचना पाठ। यह नहीं होता है, बाद इसमें बोध पाठ होता है, रस पाठ होता है और उपयोजन पाठ होता है। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका निर्माण करना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्ययन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किसका? दैनिक पाठ्य योजना का, इकाई पाठ्य योजना का, वार्षिक पाठ्य योजना अथवा उपयुक्त सभी का साथियों। वैसे मेरे हिसाब से इसका हम आंसर की बात करते हैं तो अच्छे शिक्षक को दैनिक पाठ्य योजना भी बनानी चाहिए, इकाई पाठ्य योजना भी बनानी चाहिए, वार्षिक पाठ्य योजना भी बनानी चाहिए साथियों। इसमें मासिक पाठ्य योजना, ये सभी यानी कि ये सभी इसके लिए अति आवश्यक है, इसलिए अपना आंसर उपयुक्त सभी होगा साथियों। अगला, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को या नियोजन को? अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? 29वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं तो 29वां प्रश्न में होगा साथियों नियोजन को। यदि अपना नियोजन सही रहेगा, किस प्रकार समय पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा पाठ पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना समय लेना है, इस प्रकार का अपना प्रबंध या नियोजन अच्छा रहेगा तो अपना शिक्षण अच्छा बेहतरीन हो सकता है साथियों। हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए ये आवश्यक है। बाल को कक्षा बंधन से मुक्त रखना, बालकों से कहानी कहलवाना, शिक्षा में नाटक और अभिनय कला को रखना, पाठशाला में वार्तालाप का अभ्यास करना। हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करना है? शिक्षा में नाटक और अभिनय कला, पाठशाला में वार्तालाप का अभ्यास। 130वां प्रश्न है यहाँ आगे साथियों 30, शिक्षा में नाटक और अभिनय कला का होना अति आवश्यक है, तो ही विद्यार्थी में, बालक में अभिव्यक्ति अधिक से अधिक विकसित हो सकती है। तो अपना आंसर तीसरा अपना सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा
मिठास, शिष्टता या फिर जापान। जापान देश का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देवत्व, माधुर्य, महाभारत, ये एक पुस्तक का नाम है साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा है। नम्रता, दासता, व्यावहारिक, यमुना नदी का नाम है अरावली, यह है साथियों नम्रता, दासता और व्यावहारिक। 131वां प्रश्न है। नम्रता, दासता और व्यावहारिक जो शब्द है, तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। इनमें से विशेषण उपवाक्य नहीं है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। जो विद्वान होते हैं उनका सभी जगह आदर होता है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और विशेषण उपवाक्य। बताइए, ये विशेषण उपवाक्य नहीं 132वां में। तो 132वां के अपना आंसर की बात करते हैं साथियों। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, ये जो है साथियों ये है संयुक्त वाक्य। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, और, एवं, तथा, वे आदि इत शब्द आते हैं। और, एवं, तथा, वे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि जो शब्द आते हैं वो साथियों संयुक्त वाक्य में आते हैं। बाकी ये सब है ये मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य के है साथियों। यहाँ पर असुमेलित विकल्प है। पदच्युत अपादान कारक, पद से च्युत यानी पद से हटा हुआ, अपादान कारक बिल्कुल सही है। गौरी शंकर द्वंद्व समास बिल्कुल साथियों, गौरी और शंकर। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित अधिकरण नहीं आएगा। अस्तलिखित, ये यहां पर बाढ़ से पीड़ित साथियों, ये इसका सही आंसर होगा। अस्तलिखित में तो अधिकरण कर्म करण कारक है, हाथ से लिखित, ये अपना नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है साथियों। ये बाढ़ से पीड़ित ये नहीं आएगा साथियों। यहाँ जो आएगा है तो तत्पुरुष समास, ये बाढ़ से पीड़ित से है क्या आएगा साथियों ने अपादान आएगा। मुझे ये बताइए, कमेंट के माध्यम से बता कर दे। ये प्रश्न भी साथियों में ये नहीं कि आप इसको मैंने पहले था, मैं पहली बार ही इसको हल कर रहा हूँ, मैंने इसके आंसर लिखे हैं लेकिन मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा। मैं भी आपके समान ही इसको मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपना आंसर तो ये अपना सही है, ये भी ये सही है। बाकी ये भी सुमिलित है, ये भी सुमिलित है, ये भी सुमिलित है साथियों। उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा को क्या कहा जाता है? ईशान वाचक के आग्नेय अथवा नेत्र है साथियों। ये एक वो लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये लिया गया है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, ये आगा उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा क्या कहलाती है। 34वां प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसमें दो आएगा साथियों, वायव्य। क्या आएगा? वायव्य। अब देखिए यहाँ है गौड़ी रीति। रीति तीन प्रकार की है, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। गौड़ी है जो ओज गुण से संबंधित है। ओज गुण वीर विवश्य ओज गुण से संबंधित है और इसमें वीर विवश्य रोध रसों की प्रधानता होती है, उसे गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें उग्र पदों और समासों की न्यूनता होती है, समासों की न्यूनता नहीं होती है, न्यूनता रहती है। यही साथियों कौन सा कथन सही है? इसमें वीर रस की अभिव्यंजना के लिए अनुपयुक्त होती है, बिल्कुल गलत है। ये नहीं होती है साथियों। इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है। इसमें श्रृंगार और माधुर्य गुण संपन्न, ये इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, ये इसका सही कथन है साथियों। 135 में बिल्कुल इसका यही है। इसमें मधुरता नहीं, इसमें ओज औदात्य गुणों की अभिव्यक्ति होती है, ये याद है। इसमें उग्र पद होते हैं लेकिन समास भी बहुत होते हैं। वीर रस की अभिव्यंजना होती है, इसमें श्रृंगार और माध्य गुण नहीं होता है। तो ये अपना आंसर क्या होगा? ये अपना सही आंसर होगा। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली है, ये कथन किसका है? आपको ध्यान रखना है साथियों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तीसरा अपना सही आंसर होगा। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली। इसी प्रकार तो साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना आता है 137। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हो जात अजी वहे या यमुना के तीर। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ी है, अर्थ है, शाब्दिक अथवा प्रयोजनवादी है साथियों? बताइए। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हो जात अजो वहे वा यमुना के
तीर साथियों 137वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा साथियों आर्थिक व्यंजना है। क्या है? आर्थिक व्यंजना है। आपको ध्यान रखना है। यदि साथियों ये शब्द शक्ति आपको नहीं आती तो आप छोड़िए, बिल्कुल भी आपको याद नहीं है तो छोड़िए। और अभी आपका आपका पढ़ा हुआ कोई उदाहरण आ जाता है तो, और या कोई आपको ऐसा कुछ चीज़ मिल जाती है तो ही आपको करिए, नहीं तो ये गलती जाएगी साथियों। यह शाब्दिक व्यंजना में शलश अलंकार का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आर्थिक व्यंजना यानी दूसरा अपना सही आंसर है। निम्नलिखित कहानी आंदोलन एवं उनके सूत्रधारों से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है? सचेतन कमलेश्वर युग में संगत पूछा। समानांतर निर्मल वर्मा, सहज कहानी अमृत राय, कहानी महिप सिंह। साथी बताइए। सचेतन कहानी कमलेश्वर की नहीं है साथियों, ये महिप सिंह की। समानांतर कहानी साथियों ये कमलेश्वर की है। सहज कहानी अमृत राय की है साथियों, कहानी महिप सिंह की नहीं है साथियों। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो अपना ये सुसंगत युग्म पूछा है 138वां प्रश्न की। तो सुसंगत युग्म अपना तीसरा सहज कहानी ये अमृत राय की है साथियों। सचेतन मेरे हिसाब से महिप सिंह की होना चाहिए। समानांतर कहानी साथियों कमलेश्वर की होना सही है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कोलंबिया में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो दल शिक्षण का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ मेरे साथियों वे हुआ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। आपको ध्यान रखना है कि दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। प्रिय साथियों, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। गद्य शिक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? गद्य रसस्वादन, आगमन विधि, मौन विधि या संवाद विधि। गद्य शिक्षण में साथियों मेरे हिसाब से मौन वाचन आएगा। रचना विधि में क्या आएगा साथियों? व्याकरण शिक्षण में तो आगमन विधि आ जाएगा। पद शिक्षण में रसस्वादन विधि आया, तो रचना शिक्षण में साथियों यह आ जाएगा अपना संवाद लेखन। क्या आ जाएगा? संवाद। 140वां प्रश्न में बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न में गद्य शिक्षण में मौन आएगा। मौन आएगा क्योंकि गद्य शिक्षण मौन ही किया जाता है और पद्य शिक्षण मौन नहीं किया जाता है। रचना शिक्षण में साथियों आपको आएगा संवाद लेखन। तो व्याकरण शिक्षा आगमन निगमन विधि से दी जाती है। तो पद्य शिक्षण रसास्वादन यानी कि रस ले लेकर पदों का वाचन किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं यहाँ। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती है श्वासा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? अद्भुत, रौद्र, विवश्य अथवा करुण। असं मत कर बिकर आराम से का बिकर कभी जीवन जाओ आप करे आणि ते उठ अद्भुत का भयानक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, विवश्य का साथी होता है जुगुप्सा या घृणा। तो नहीं होगा विवश या जुगुप्सा, यानी कि अपना तीसरा आंसर सही होगा साथियों। अगला प्रश्न है। विष पीते हैं मेघ, विरहिणी प्राण निकलते हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विष पीते असंगति, विरोधाभास, संदेह अथवा भ्रांति मान है साथियों। विष पीते हैं मेघ और विरहिणी प्राण निकलते हैं, इसमें कौन सा आंसर है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें भी असंगति अलंकार है। विष कौन पी रहा है और प्राण किसके निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ साथियों असंगति अलंकार यानी कि एक अपना सही है। 43वां। इनमें से कौन सा कथन रीतिमुक्त काव्यधारा के संदर्भ में गलत है? रीतिमुक्त रीति काल को 3 काव्यधाराओं में बांटा है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त साथियों। तो रीति मुक्त काव्यधारा वही काव्यधारा है जिसके कवियों ने अपने मन के भावों को स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्त किया है, किसी लाग लपेट में नहीं, किसी धन के लालच में नहीं, अपने मन में जो भाव आए उनको अभिव्यक्त किया है साथियों, वो रीति मुक्त काव्यधारा है। तो रीति मुक्त काव्य में प्रेम वर्णन व्याथा प्रधान है, ये मेरे हिसाब से सही हो सकता है। रीतिमुक्त कवियों प्राचीन काव्य परंपरा का पालन किया, मेरे हिसाब से नहीं किया। रीतिमुक्त कवियों ने काव्य में ऐन्द्रिक वासना की प्रधानता नहीं है। रीतिमुक्त कवियों में प्रेमा अनुभूति को आत्मा अनुभूति की शैली का स्थान दिया गया है। कौन सा कथन गलत है साथियों? तो मेरे हिसाब से ये गलती इनका ये होना चाहिए। 143 प्रश्न में दूसरा सही है साथियों। रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का पालन किया था, यानी कि 2 अपना सही आंसर होगा। हल्दीघाटी नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिया रामचंद्र घोष, श्याम नारायण पांडे, भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण कौन होगा? हल्दीघाटी जो प्रसिद्ध काव्य है
वो है साथियों श्याम नारायण पांडे का। श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियों को आप पढ़ेंगे तो आपकी भुजा फड़क उठेगी साथियों, इस प्रकार का उसमें दिया गया है। मेरी बहुवादा हरो राधा नागरी सोईर, जा तन की जाए परत हरित दूती होई। ये बिहारी सत्सई का पहला ही दुआ जिसमें राधा से यहाँ पर राधा की वंदना की गई है साथियों। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है, बिल्कुल साथियों श्लेष अलंकार का प्रयोग है। ये ज्योतिष विज्ञान, इसमें बिहार के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का परिचय बिल्कुल सही है साथियों। इसमें भक्ति वर्णन है, इसमें नायिका का सौंदर्य वर्णन, इसमें नायिका का सौंदर्य वर्णन नहीं है। बाकी 1, 2, 3 ये तीनों ही इसमें दिए गए, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। 145वां प्रश्न 145 में इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। 2 प्रश्न 135 45 में 2 दे रखा है, यानी इसे बिहार के ज्योतिष ज्ञान का नहीं है साथियों, बिल्कुल सही है। बाकी इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है, भक्ति का वर्णन, इसमें नायिका के सौंदर्य का रूप का वर्णन, इसमें श्लेष अलंकार, इसमें ज्योतिष ज्ञान का वर्णन नहीं, आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें श्लेष है, भक्ति है और नायिका सौंदर्य वर्णित है। बिहारी सत्सई का पहला है और बिहारी ने इसमें पहला राधा की वंदना की गई है साथियों। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन किसने किया? मिलर ने, मेजर ने, BM ब्लूम ने या सिम्पसन ने। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्णन किसने किया? 146वां प्रश्न है साथियों। तो आंसर आपको लग रहा है BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक शैक्षिक वर्णों का वर्णन किया है साथियों। उसने कहा था कहानी कौन सी शैली में प्रयोग किया गया? पूर्वाभ्यास, डायरी शैली, आत्मकथा शैली अथवा साथियों संस्मरण शैली। बताइए उसने कहा था किस शैली में लिखी गई है? तो आपको याद रखना पूर्वाभास शैली में लिखी गई है। उसने कहा था जो कहानी है पूर्वाभास शैली में लिखी गई है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है प्रिय साथियों। आंसर अपना सही आंसर होगा। इनमें से किसी वाक्य में अव्यय का प्रयोग हुआ है? राम मंदिर जा रहा, राम घर है, राम बाजार गया, राम अभी ही गया। अव्यय जिस पे लिंग वचन काल कारक का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों, वो रहते हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय। तो यहाँ पर राम अभी ही गया, इसमें अव्यय है अभी, ये याद रखना। चौथा प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ? सुव्यवस्थित, निराकरण, स्वागत, सम्मेलन। सु, वि और अव, इसमें सुव्यवस्थित, इसमें 3 है। सुव्यवस्थित, एक तो सु, एक व्यवस्थित, एक वि, ऐसे ये अपना आंसर 149 में ये होगा। ये इसमें 3 हुए साथियों, 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द दे रखे, प्रतीक्षा और प्रतिभा, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। अतिथि और सुसूर्य, ये भी सही है। सदुपयोग, ये साथियों इसमें दोनों अशुद्ध है। व्यवसायिक और प्रयोक्षण, ये चारता भी सही है। यहाँ पर सदुपयोग आएगा, सदुपयोग दो आएगा, दो नहीं आएगा। और निरानुसाक में साथियों नुनासिक आएगा, निरानुनासिक निर्नुनासिक आएगा साथियों। तो ये अपना सही आंसर होगा। अब अपन करते हैं व्याकरण के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं साथियों। व्याकरण के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं। अब देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संज्ञा शब्दों का समावेश विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी होते हैं। संज्ञा का पर्यायवाचक नाम है, बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुधा अर्थहीन होती है, जातिवाचक संज्ञा बहुधा अर्थवान होती है साथियों। बताइए, विचार कीजिए, मतलब कौन से 3 कथन इसमें सत्य है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कूट कथन से माध्यम से विचार, तीनों ही सही है, यानी चौथा ही सही है। व्यक्तिवाचक संख्या अर्थहीन होती है और जातिवाचक संख्या अर्थवान होती है, यानी कि पहला प्रश्न का आंसर में चौथा, यानी कि चारों ये सही है, चारों ही क्या है? सही है साथियों। इतने गुणज और रसिक लोग एकत्रित वाक्य में विशेषण क्या है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक। बताइएगा, ये गुणवाचक संख्या, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर विशेषण 4 प्रकार का होता है। तो आंसर क्या हो? दूसरा प्रश्न में सार्वनामिक, इतने गुणज और रसिक लोग एकत्र हुए, इसका आंसर मुझे बताइए साथियों।
इसका आंसर है, जो आंसर की वाला है इसने इसका आंसर माना है, क्या माना है? इसका आंसर वह 2 मान रहा है साथियों। पहला प्रश्न का आंसर इसने माना है 2, है नी? तो आप बताइएगा, मुझे आप बताइएगा इसका आंसर 2 ही है या फिर और दूसरा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इतने गुणा जो रसिक 2 है तो कैसे है साथियों, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लिंग की दृष्टि से संबंध में असंगत कथन है। लिंग संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में खे या इस छोड़ दीजिए साथियों, इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसे देखिए मत, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अगला है, उसका सर धड़ से उड़ा दिया गया, वाक्य में कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, अपादान अथवा। यहाँ एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है तो अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? वो आता है अपादान कारक। तो यहाँ कौन सा आएगा? अपादान कारक। किस समास में 2 पदों के बीच कारक चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, पर का लोप होता है साथियों? बताइएगा। अव्ययवाच समास में, तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में या द्वंद्व समास में? बताइए। ये कौन सा? ये कारक चिन्ह है, को, से, के लिए। तो कारक चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? कारक चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है, तो आंसर भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, यानी कि 2 अपना सही आंसर होगा। नेत्र निमिलन करती मानव प्रकृति, यहां देखेंगे इसको। किस विकल्प में सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण दिए गए? जहां पर ना तो प्रथम पद ना द्वितीय पद, यानी दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा या अन्यत्री पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। कमल नेत्र है, बारह सिंगा है, शांति चित्त है। आचार विचार है, लोटा डोरी है, संधु क्षिप्त है। त्रिलोकी अधमरा या तुलाधान है, भूखमरा, गिरहट या नी दड़क है साथियों। छठा प्रश्न की अपन बात करें। छठा प्रश्न में कमल नेत्र है, बारह सिंगा और शांत चित्त, ये शब्द है बहुब्रीहि उदाहरण के उदाहरण है साथियों। बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। प्रश्न नंबर अपना छठा है। छठा प्रश्न में ए, ये इसका सही आंसर यही है साथियों कि इसमें जो अपना आंसर है वो यही आंसर है, यानी कि याद रखना आप, कमल नेत्र में, बारह सिंगा में और शांत चित्त में साथियों बहुब्रीहि समास है। युग्म शब्द की दृष्टि से सुसंगत विकल्प नहीं है। पवन हवा को कहते हैं, पावन पवित्र, बिल्कुल सही है। तरंग लहर को कहते हैं, तुरंग घोड़ा को कहते हैं। प्रसाद ये नहीं है साथियों, यहाँ जो प्रसाद है इसके लिए कृपा होगी, इस प्रसाद का मतलब होगा महल। आदियान आरंभ और आदियान वेसनी, यानी कि ये नहीं है, ये तो यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। 7वां प्रश्न में तीसरा आंसर है साथियों, आपको ध्यान रखना है। पतंग का अर्थ नहीं है साथियों। सूर्य को पतंग कहते हैं, पक्षी को पतंग कहते हैं, नाव को पतंग कहते हैं, वर्षा को पतंग नहीं कहा जाता है। तो यहाँ अपना क्या आएगा? चौथा अपना सही आंसर होगा। किस विकल्प में सभी वर्तनी की शुद्धि से दृष्टि से शुद्ध नहीं है, यानी गलत पूछा है, आपको पता है साथियों। तो कुतूहल सही है, पिपीलिका सही है, ऐरावत सही है, लब्ध प्रति सही है, नीर अपराधी सही है, निरोगी सही है, दोपहर सही है, निरलंब सही है और दृष्टा सही है। वैसे साथियों 9वां प्रश्न का जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो 2 दे रखा है, शुद्ध नहीं है बिल्कुल। पर ये भी साथियों दोपहर नहीं साथियों, ये है दोपहर, ये सही है साथियों। यहाँ ये दोपहर ये भी अशुद्ध है, इसलिए ये तो अशुद्ध है ही सही, लेकिन ये भी इसमें क्या है मेरे हिसाब से, ये तो अशुद्ध है ही सही। दोपहर तो ये दोपहरणी या दोपहरणी या दोपहर होती है साथियों। और निरअवलंबन भी सही है, दृष्टा ये दृष्टा सही है साथियों। बाकी ये तो अशुद्ध है। तीसरा में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं दिया गया है। अहिल्या बिल्कुल शुद्ध है, द्वार का बिल्कुल शुद्ध है, अवनति बिल्कुल सही, अवनति अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान भी सही है साथियों। 10वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न में 3, ये अशुद्ध है साथियों। बाकी अहिल्या ये सही है, द्वारका ये सही है, द्वारिका गलत है, अहिल्या गलत है, अहिल्या सही है और अंतर्ध्यान ये सही है साथियों। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पद विरोधाभास अलंकार का उदाहरण नहीं है?
यानी किसमें विरोधाभास नहीं। यह अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ये विरोधाभास है। तंत्रीनाथ कवित रस सरस राज रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जो बूढ़े सब अंग। ये भी साथी विरोधाभास का है। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाक जहाँ, पावस ऋतु में जल की धार। ये चौथा नहीं होगा। 11 प्रश्न की बात करते हैं। ये साथियों बाकी अनुराग, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाक जहाँ। तो इसमें नहीं है, बाकी साथियों इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तीनों में ही विरोधाभास अलंकार है, बाकी चौथे में विरोधाभास अलंकार नहीं है। नेत्र निमिलिन करती मानो प्रकृति प्रभुत लगने लगी। मानवीकरण है सलेश उत्प्रेक्षा अथवा एक और तीन दोनों है साथियों, बताइए। तो यह मानवीकरण भी है। यह प्रकृति को नेत्र निमिलित करती, निमिलन करती, यह नेत्रों में साथियों मानवीकरण है। और मानव शब्द व साथियों ये उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान चिन्ह है, इसलिए यह मानवीकरण भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, आपको ध्यान रखना है। असंगति अलंकार की परिभाषा कौन सी है? जहाँ वस्तु का अनावश्यक विस्तार किया जाए, जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में विरोध दिखाया जाए तब विरोधाभास होता है। जहाँ किसी वस्तु के कारण कार्य स्थान काल आदि की असंगति हो, जहाँ उपमान का ये बिल्कुल ये असंगति हो साथियों, वह असंगति अलंकार होगा। इसमें तीसरा आएगा साथियों, 13 में क्या आएगा? तीसरा। गौरी गरुड़ गुमान भरो, कहो कौशिक छोटी सी टोडो है काको, बालकांड के उक्त में कौशिक किसके लिए आया? बताइए साथियों। परशुराम, लक्ष्मण, विश्वामित्र या श्री राम? साथियों मेरे विद्यार्थियों, साथियों आपको ध्यान रखना है, कौशिक शब्द है ये विश्वामित्र के लिए आता है बालकांड में। आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना है। कौशिक शब्द है वो विश्वामित्र के लिए आता है साथियों। पूस की रात कहानी में ठंड का वर्णन किस बात को उजागर करता है? हल्कू की बहादुरी को, जबरे की बहादुरी को, किसानों की दयनीय स्थिति और अलगाव को, किसानों की मेहनत और खुशहाली को। पूस की रात में ठंड किस बात का प्रतीक है? 15वां प्रश्न में। तो यह साथियों किसानों की दयनीय स्थिति और अभाव का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? पूस की रात कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। सोना, धनिया, बुधिया या मुन्नी? 16 प्रश्न में। तो उसका नाम था हल्कू की पत्नी का नाम था साथियों मुन्नी। क्या था? ध्यान रखना, हल्कू की पत्नी का नाम था मुन्नी। हल्कू ने 3 रुपए किसके लिए बचाए थे? पूस कहानी के आधार पर उत्तर दिए। हल्कू ने जो 3 रुपए बचाए थे वो किसके लिए बचाए थे? गाय लाने हेतु, लगान चुकाने हेतु, भूसा लाने हेतु या कंबल खरीदने हेतु? तो आपको ध्यान रखना है, कंबल खरीदने हेतु हल्कू ने 3 रुपए बचाए थे। किस क्रमांक में सभी जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा है। मित्रता, प्रभुता, कवित्व, कवि से कवित्व, प्रभु से प्रभुता, मित्र से मित्रता, पशुता, लड़कपन, गौरव, शेषव, नौकरी, चोरी, अहंकार, परायापन और उड़ान। अहंकार, परायापन और उड़ान। बताइए साथियों। तो मेरे हिसाब से साथियों यहाँ पर क्या आएगा? किस क्रमांक पर सभी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी जातिवाचक से नहीं बनी है, बताइए साथियों क्या आएगा? 18 प्रश्न की बात कर रहे हैं तो 18 प्रश्न में 4 दे रखा, अहंकार, पराया और उड़ान। ये साथियों ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से नहीं बनी, संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। उड़ान क्रिया है साथियों। अहम में साथियों ये है सर्वनाम, पराया भी मेरे हिसाब से सर्वनाम होगा साथियों। तो आंसर क्या होगा? चौथा अपना सही आंसर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा आप। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। आप सुबह जल्दी पधारना, तुम अपनी गाड़ी ले आना, मैं स्वयं खाना बनाऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताए। पुरुष प्रश्न 19वां प्रश्न। तो यह होगा आप सुबह जल्दी पधारना,
19वां में 2 आप सुबह जल्दी पधारना, इसमें साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण। लड़कपन, ये तो है लड़कापन, लड़कपन। राष्ट्रीयता, राष्ट्रपलता, राष्ट्रीयता। बड़प्पन, बड़ा प्लस पन। लिखावट क्रिया है, यहाँ का साथियों बड़प्पन, ये बड़ा है, वो क्या है? विशेषण है। यानी 20वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 आंसर होगा साथियों। 21वां देखिएगा, किस क्रमांक पर अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? अव्यय, ऊपर दूरी, ये दोनों अव्यय है। पारस्परिक सामीप्य, पारस्परिक अव्यय है। स्वास्थ्य, सरलता, व्यावहारिक शीघ्रता, ये मेरे हिसाब से स्वास्थ्य और सरलता है साथियों, अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 21वां में तीसरा अपना सही आंसर होगा। कोई, कुछ, किसी आदि वाचक शब्द किस सर्वनाम के? पुरुष के, अनिश्चय के, अनिश्चय के या प्रश्न के? तो ये साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कोई और कुछ और किसी, आपको ध्यान रखना है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। सफाई, मधुरता, मित्रता और स्वतत्व। कूट के माध्यम से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। विशेषण से बनी हुई सफाई, मित्र, मधुर, बताए साथी, मधुर। 33वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। 23वां प्रश्न की, तो 23वां प्रश्न में आंसर होगा 2, 1 और 2, सफाई और मधुरता। ये दोनों साथियों ये बनी है, विशेषण से बनी है, सफाई और मधुरता। मधुर भी विशेषण है और सफाई साफ है साथियों, वो भी क्या है? विशेषण है। बाकी मित्र ये साथियों जातिवाचक है। सो साथियों ये है सर्वनाम है साथियों। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? कर्तृवाच्य कर्म, अकर्म और सर्वनाम का दोनों क्रिया में होता है, ये बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया भी होती है, इसमें सकर्मक भी होती है। कर्मवाच्य, अकर्मक और सर्वनाम दोनों प्रकार की नहीं होता है। कौन सा कथन यही गलत है साथियों? जो कर्मवाच्य होता है वो हमेशा सकर्मक होता है, इसमें कभी भी अकर्मक क्रिया नहीं होती है साथियों। 24वां प्रश्न में भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया में होता है और सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो कर्मवाच्य होता है वो केवल सकर्मक क्रिया में होता है, इसमें कभी भी अकर्मक क्रिया नहीं आती है, आपको ध्यान रखना है। किसमें? कर्मवाच्य में। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत पूछा है 25वां प्रश्न में? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, बिल्कुल विकारी है। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, बिल्कुल। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। 25वां प्रश्न में आंसर देना है। 25वां प्रश्न का आंसर गलत है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य। क्रिया के प्रमुख रूप 2 होते हैं, सकर्मक, कर्म के आधार पर, बिल्कुल। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं साथियों। विशेष, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अविकारी नहीं होते साथियों, ये विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं, यानी कि ये अविकारी गलत लिख रखा। बाकी ये अविकारी शब्द है वह अव्यय कहते हैं और ये क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक साथी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा शब्द से नहीं बना है। मानव संज्ञा है, नाटक संज्ञा है, सो सर्वनाम है, वित्त संज्ञा है। ये जो सर्वनाम से बना हुआ, तीसरा प्रश्न क्या? तीसरा 26 में 3 आएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेन, लोक, धूल, प्राथमिक, प्राथमिक, प्रथम, फेनिल। मेरे हिसाब से प्रथम। 27वें के आंसर की बात करते हैं, 27 में 4 आएगा, ये होगा प्रथम प्लस 1, ये होगा प्राथमिक। तो ये विशेषण, ये एक विशेषण साथियों, प्रथम। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य या तो इसके कर्ता के साथ से रहेगा या फिर के द्वारा रहेगा, वाक्य हमेशा सकर्मक रहेगा। कर्मवाच्य में महिला द्वारा गीत गाया गया, बिल्कुल सही है। लड़के से रोया नहीं गया,
उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब ये भी है, देखो यहाँ पर मैं इसमें इन दोनों में तो है, न्याय लड़के से रोया नहीं गया और मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। बताइएगा क्या आएगा। 28 में बात करते हैं साथियों, इसने दो दे रखा है, लड़के से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। वैसे मेरे हिसाब से दोनों में नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, दो इनका से। अब दो कैसे दिया शायद या मुझे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इन्होंने आंसर जो माना है साथियों वो दूसरा माना है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए दूसरा कैसे है। इनमें से किस वाच्य में भाव वाच्य है। गर्मी में रोज नहाया जाता है, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, मैं अब और नहीं पढ़ सकता। मेरे हिसाब से 29 में यही सही आंसर होना चाहिए, और यही सही आंसर है 29 में। 30वां प्रश्न की अपन बात करते हैं। इनमें से किस विकल्प में आकर्मक क्रिया है, जिसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है साथियों, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बिल्कुल साथियों आकर्मक क्रिया। चिड़िया दाना चुग रही, सकर्मक है। पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, पशु मैदान में चर रहे हैं। वैसे इसमें भी साथियों आकर्मक क्रिया होनी चाहिए। 30वां प्रश्न में वैसे इन्होंने आंसर दे रखा पहला। आंसर यहाँ पर पहला है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे। क्या उड़ रहे हैं, इसका आंसर नहीं है। पशु मैदान में चर रहे, क्या चर रहे हैं, कौन चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, पर क्या चर रहे हैं। जैसे चिड़िया दाना चुग रही, क्या चुग रही है, तो उत्तर अपना दाना। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। हाँ, पढ़ाना में तो साथियों हमेशा ही सकर्मक क्रिया होती है। चरना में भी जो चरना है साथियों, ये चरना इसमें होती है चरना जो शब्द है ये सकर्मक क्रिया है। जिस प्रकार खाना सकर्मक क्रिया, उसी प्रकार चरना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। और पढ़ना भी क्या है, पढ़ाना भी क्या है, सकर्मक क्रिया है साथियों। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया केवल पक्षी आकाश में उड़ रहे, इसलिए अकर्मक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया का समाप्त हो जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया है। ठोकर लगते ही लड़का गिर गया, वह चाय पीकर घूमने जाता है। विद्यार्थी आए तो कक्षा गए, कक्षा लगे। नियर अपने को डांटते शर्म नहीं आती, पूर्वकालिक क्रिया है। वह चाय पीकर सो गया, इसमें है पूर्वकालिक क्रिया है। वे चाय पीकर घूमने गया, पहले चाय पी और फिर घूमने गया, यानी कि मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया है पीकर, ये साथियों पूर्वकालिक है। जिसके पीछे कर या कर का लगा होता है वो पूर्वकालिक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। हिमालय पर्वतों का राजा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न के अपना आंसर की बात करते हैं तो 32वां प्रश्न में आंसर होगा 1। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि दे रखी है साथियों, तो आंसर क्या होगा, 1 अपना सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य नहीं है। बच्चे ने मिठाई खाई, सकर्मक है। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता। बच्चे से मुस्कुराई, ये बच्चे ने मिठाई खाई, ये साथियों ये सकर्मक है। बाकी ये सभी क्या, ये कर्तृवाच्य है पहला, और बाकी तीनों है साथियों ये भाववाच्य है। 33वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न की बात करते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है जिसमें वचन संबंधी अशुद्धि नहीं है। वे लोग विविध रूप से परिचित थे, मैंने अनेकों, अनेकों नहीं अनेक, ऐसे हालातों में ख्याल रखना, ऐसे हालात में ख्याल रखना जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है साथियों। वे लोग विविध विषय से परिचित थे। 34वां प्रश्न है, 34 में आएगा साथियों 2। मैंने अशुद्धि से रहित वाक्य है। मैंने अनेकों कहानियां लिखी, 34 में मैंने अनेकों कहानी, मैंने अनेक कहानियां लिखी है साथी।
अशुद्धि से रहित है, जिसमें शुद्धि नहीं है। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। आगे देखें, मेरी भी समझ में नहीं आया तो निम्न में से अविकारी शब्द है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा अथवा क्रिया। क्रिया विशेषण साथियों वह क्या है? अविकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ये क्या है? ये विकारी शब्द है साथियों। किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ? मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, अपादान कारक है क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया से अलग हो रही है। आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा देह से भिन्न है, कोयला खादान से निकाला जाता है, इसमें भी साथियों अपादान कारक है। किसमें नहीं हुआ? 36वां प्रश्न की अपन बात करते हैं तो 36वां प्रश्न में अपना आंसर होगा 2। आपके दर्शन से लाभ, आत्मा देह से भिन्न है, इन दोनों अलग अलग है, यहाँ भी अलग दे रखा है, इसलिए इसमें यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल करते हैं, यानी भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वे आकर बैठी ही, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, उसने गाना गाया होगा, ये अपूर्ण भूतकाल है। गाया होगा पता नहीं क्या होगा। या फिर किसी जगह कथा होती थी, किसी जगह कथा होती थी। जो 37वां प्रश्न में इन्होंने 4 दे रखा है, उसने गाने, ये तो संदिग्ध भूतकाल होगा। किसी जगह कथा होती थी, ये अपूर्ण भूतकाल है साथियों। ये चौथा प्रश्न में ये आंसर होगा। उसने गाना गाया होगा, ये तो होगा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा साथियों। ये जो संदिग्ध भूतकाल है, उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। तो यहाँ क्या होगा? उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे। संदिग्ध वर्तमान, उसने पढ़ाई कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे। 38वां प्रश्न में आंसर देख सकते हो 2। बच्चे स्नान करते होंगे, उसने पढ़ाई कर ली होगी, पूर्ण भूतकाल। कर ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, यही है साथियों। दूसरा प्रश्न है 38 का दूसरा सही है। किस क्रमांक पर संज्ञा का पुल्लिंग रूप दिया हुआ नहीं है? हरावली, दोपहर, नीलम या बाजरा। बाजरा नहीं है साथियों। 29वां प्रश्न में 2। दोपहर किस क्रमांक पर संज्ञा का पुल्लिंग रूप दिया हुआ नहीं है? संज्ञा, अरावली, नीलम, बाजरा। दोपहर ये इसका सही आंसर है। संज्ञा का पुल्लिंग दिया हुआ नहीं है। दोपहर, हाँ ये साथी, दोपहर आई, दोपहर आता नहीं है, दोपहर आती है, यानी कि दोपहर का जो समय है, तो यह अरावली तो पुल्लिंग है, नीलम भी पुल्लिंग और बाजरा भी पुल्लिंग है। यहाँ पुल्लिंग नहीं है तो दोपहर पुल्लिंग नहीं है, इसलिए 2 ही सही है साथियों। अव्ययभाव समाज की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती? प्रथम पद प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है। प्रथम पद का अर्थ अपरिवर्तन होता है, बिल्कुल से। पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग ये नहीं होता है। शब्द पुनरावृत्ति का प्रयोजन, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। इसकी प्रथम पद की प्रधान होती है, प्रथम पद ही अव्यय होता है और वही अपरिवर्तनीय होता है। यहाँ पर तीसरा है, ये गलत है साथियों, यानी कि ये जो है अव्ययभाव समास की परिभाषा में नहीं आता है। किस क्रमांक का सही समायोजन नहीं हुआ? निगोड़ा, घुटनों से रहित, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, निरामिष, बिना आशा के, तनातनी, तनने के बाद तन्ना। निरामिष का मतलब है साथियों जो मांस नहीं खाता है, इसलिए यह तीसरा अपना आंसर होगा। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और चौथा भी क्या है? सही है साथियों। यहाँ देखिए, किस क्रमांक में सभी द्वंद्व समास के उदाहरण में? द्वंद्व में जहाँ पर और, एवं, तथा, वे आदि शब्द आते हैं वह द्वंद्व सा। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, 43, 30 और 40, 43, हुक्का और पानी। इसमें तो है चंद्रमौलिक, इसमें नहीं है साथियों। मंदगति, पीताम्बर और प्राप्त उद्दक, कृतकार्य, आरूढ़वार, दत्तचित और निर्जन सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो ये साथियों, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ऋषि और मुनि, 30 और 40 और हुक्का और पानी,
यही द्वंद्व समास का उदाहरण, यानी कि पहला ही अपना आंसर होगा, बाकी नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? कृष्ण सर्प कृष्ण के लिए, कृष्ण अर्पण कृष्ण के लिए अर्पण बिल्कुल सही है। हस्तलिखित हाथ से लिखित, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ित, पशु बलि पशु के लिए बलि, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ित। 43वां प्रश्न की अपन बात करते हैं तो 43वां अपना आंसर होगा 1। कृष्ण सर्प कृष्ण के लिए, कृष्ण अर्पण कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पण होगा साथियों, कृष्ण अर्पण। जो 43 में ए आंसर दे रखा है इन्होंने, ये हस्तलिखित हाथ से लिखित बिल्कुल से, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ित, पशु बलि यानी बलि पशु यानी बलि के लिए पशु बिल्कुल सही है। यहाँ पहला प्रेम देखिएगा, यहाँ लिखा है कृष्ण अर्पण, अर्पण का मतलब होता है दूसरे को दान करना, कृष्ण के लिए अर्पण, ये बताइए। यहाँ इन्होंने ये आंसर दे रखा 1, ठीक है। 43वां प्रश्न में व्याकुल जलचर लेखक आत्मेन पद और युधिष्ठिर पदों में समास है। अव्ययभाव समास तो है ही नहीं। कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व, इसमें कर्मधारय समास साथियों किसमें है? 44वें प्रश्न की बात करते हैं, इसमें 44वां तत्पुरुष समास, युधिष्ठिर युद्ध में तत्पुरुष समास साथियों, यानी तीसरा सही है इसमें। कौन सा है? तत्पुरुष समास है इन सभी में। जलचर जल में चलने वाला, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, इसमें होगा तीसरा। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? जीवन मरण, हस्तलिखित, पंचतत्व और नीलाकाश। संधि और समास दोनों है साथियों, तो नीलाकाश में संधि, नील प्लस आकाश, नीलाकाश में भी यहाँ है कर्मधारय समास, यानी दोनों में समास है साथियों, संधि भी है और समास भी है। 45वां प्रश्न में 4 सही है। चंद्रचूड़ सामाजिक पद में समास है साथियों, बहुब्रीहि चंद्रचूड़, चंद्र है जिसके चूड़ पर अर्थात कौन? शिव जी, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास चौथा किसमें है? 45 में। 46वां अपना आंसर होगा, 46 में आंसर होगा, 46 में आंसर है 4, बिल्कुल सही है। हाँ, समास विग्रह सही नहीं पूछा है। धर्मपरायण, धर्म में प्राण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। इस हिसाब से धर्मपरायण साथियों पहला ही नहीं हो, कृष्ण आश्रित, यानी कि अब 47वां प्रश्न की हम बात करते हैं तो 47वां प्रश्न अपना 3 है, कृष्ण को आश्रित। सही समास विग्रह यही नहीं है, कृष्ण को आश्रित, याद रखना। धर्म प्रायण, धर्म में प्रायण, भयभीत, भीत का मतलब होता है डरना, भय के द्वारा डरना, भीत, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित, कृष्ण के लिए आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण आश्रित का यह होगा कृष्ण पर आश्रित, इसलिए इसमें कृष्ण को आश्रित ये नहीं होगा। 47 में 3। निम्न में कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच, यथाशक्ति। तिरंगा में भी है, रंगमंच में भी, रंग के लिए मंच, 3 रंगों का, और यथाशक्ति तिरंगा यानी तिरंगा। यहाँ शारीरिक में साथियों सामासिक पद नहीं है, यानी कि विभक्ति और प्रत्यय से रहित पद होता है वो सामासिक पद होता है। सामासिक पद सही नहीं है। 4 मास का समाहार चतुर्मासिक, राजा का पुत्र राजपुत्र, विवाह से इतर, विवाहतर, भय से आक्रांत, भयाक्रांत। 4 मास का समाहार। 49वां प्रश्न की बात करते तो 49वां प्रश्न में अपना आंसर होगा साथियों 1, ये नहीं है साथियों। राजा का पुत्र राजपुत्री होगा, विवाह से इतर विवाहतरी होगा, भय से आक्रांत भयाक्रांत, बिल्कुल सही है साथियों, ये पहला है, ये सही नहीं होगा। निम्न किस विकल्प में सम श्रुत भिन्नार्थ शब्द त्रुटिपूर्ण दिया गया है? यानी सम सुनने में तो समान लेकिन अर्थ भिन्न, अर्थी और अर्थी, अली यानी बोरा और अली यानी सकी, कच यानी स्तन और कूच यानी, ये नहीं है साथियों। कूच का मतलब होता है, कूच का मतलब होता है आगे बढ़ना, कृत यानी खरीदवा, ये तीसरा 50 का प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, 50 का प्रश्न में तीसरा होगा। कच यानी तो स्तन होता है, लेकिन कूच, कूच का मतलब होता है आगे बढ़ना साथियों, कूच और ये कूच ऐसे होगा साथियों ये।
बाकी ये ऊपर के ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थ शब्द युग में त्रुटि रहे थे? जगत यानी कुहार, जगत यानी संसार। वैसे यहाँ जगत में ये अलंत आता। लता फटा कपड़ा, लत्ता यानी बेल, परिणीत रूपांतरित, पणिजुआ भीति यानी भीति यानी डर। ये मेरे हिसाब से यही 51 में 1, 51 में 4 है। भीति यानी दीवार है और भीति यानी डर। ये साथियों 51 में 4 दे रखा है, ये सही नहीं है। ये 51 में 4 सही नहीं है, बाकी 1 2 ये तीनों क्या है, सही है साथियों। 51 प्रश्न की बात करें। 52 प्रश्न की बात करें, अब्ज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल, बादल, बादल नहीं है साथियों। अब्द, यदि ये अब्द होता तो बादल होता। ये अब्ज है, ये कमल का पर्यायवाचक भी है, चंद्रमा का भी है और शंख का पर्यायवाचक है, ये बादल का पर्यायवाचक नहीं है। 52वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। किस विकल्प में सभी सारंग के अनेकार्थिक शब्द नहीं है? सारंग, सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो मायर। सारंग, सारंग जो है वो शब्द है यमक अलंकार। 53वां अलंकार की तरफ में बतनिया 53 में है साथियों, मराल, पर्वत और आकाश। ये सारंग का पर्यायवाचक नहीं भी। मोर, चातक, मोर, हंस, हंस, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भोरा, ये सब किसके सारंग के पर्यायवाचक नहीं है, तो ये सारंग के पर्यायवाचक नहीं है साथियों। सूची और सूची बहुत अच्छा है। 54 प्रश्न में सूची और सूची में साथियों सही आंसर क्या होगा? तो सूची यानी सुई है, सूची यानी ताले का। बड़ी का मतलब होता है सुई और ये बड़ी सूची जहाँ पर ये बड़ा हुआ उसका अर्थ है तालिका, यानी कि ये अपना सही आंसर होगा 54 में। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पुरुष कारणी, ये पुरुष कारणी होता है, पुरुषकार। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं तो 62 में अपना आंसर होगा साथियों 4, चरमोत्कर्ष और हर्षोत्साहित, ये शुद्ध है। बाकी ये सब क्या है, अशुद्ध है साथियों। अशुद्ध शब्द है 63 में, 63 में अशुद्ध शब्द है साथियों सूझबूझ और अंधाधुंध। जबकि साठगांठ, आपाधापी, एहसान मंद और खरीदार, कशमश और काबिलियत, ये सब शुद्ध है। वर्तन की दृष्टि से सभी शब्द अशुद्ध है। बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, भूख, ये नहीं है साथियों भूख। भूख में साथियों ये भूख आता है, भू ये ख खे, ये भूख आएगा साथियों। और झूठ में भी साथियों 64वां प्रश्न की बात करते हैं, 64 में 3, यही साथियों होगा। शुद्ध पूछा इसने, किस विकल्प वर्तनी तरह सभी शब्द शुद्ध है? प्रतिद्वंदी, महती, रचयिता, एके, धुरंधर, बाजार, सतत और सरोजनी। प्रतिद्वंदी और महती साथियों 65 में 1, 65 में 1 अपना सही आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है, पक्षी, चीता और पानी, तितली, झुंड और समूह, गिलेरी, समूह, कुटुंब, मछली, घोड़ा और मार्ग। 66वां प्रश्न में 4, पक्षी, चीता और पानी, ये साथियों पुल्लिंग है, बाकी वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। किस विकल्प सभी से कर्मधारय समास के उदाहरण है? पन भरा, छुट भैया, शुभागमन, चरण कमल, गृहस्थी, देशभक्ति, निशाचर, हुक्कनामा। 67वां प्रश्न की बात करते हैं, 67वां आंसर होगा 2, शुभागमन और चरण कमल में कर्मधारय समास है साथियों। शुभ हुआ जिसका आगमन और चरण कमल में साथियों कर्मधारय समास है। अब यहाँ से देखते हैं अपन ने कहाँ से नहीं देखा इसको, ये यहाँ तो देख लिया अपन ने, यहाँ से देखते हैं। किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ सुमेलित नहीं है? ग्रह, ये सही है। प्रेषक, उपेक्षा, अपेक्षा। कोड़ी, 20 का समूह, एक जीव, घोंगा, कोड़ी। 55 में 55वां प्रश्न का आंसर दीजिए साथियों। 55वां प्रश्न का आंसर है यहाँ पर 2। ये प्रेक्षक और ये प्रेक्षक, भेजने वाला और देखने वाला, ये नहीं होता है। ये साथियों ये आगे आएगा, ये तो यहाँ जाएगा और ये आएगा यहाँ, ठीक है। देखने वाले के लिए आएगा ये और भेजने वाले के लिए आएगा ये साथियों, इसलिए ये गलत है। किस शब्द, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है? प्रखर, कर किरण होता है, कर का अर्थ सूंड भी होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है, प्रखर नहीं होता है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? 57वां प्रश्न में है 4 शब्द,
बाकी भाग्य, चिन्ह और गोद ये शब्द अंक से संबंधित है। असुमिलित है 24, 4 और 20, जेब कतरा तत्पुरुष त्रिलोचन, दिगु अत्यच्छ ये त्रिलोचन में साथियों बहुवीर्य समास है। 58 प्रश्न की बात है, कौन सा आएगा यहाँ? बहुवीर्य समास है 58 प्रश्न में। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। प्रतिभा शुद्ध है साथियों, निष्कपटी नहीं निष्कपट आएगा यहाँ पर, याद रखना साथियों, है नी। प्रतिभा सही आएगा 59 प्रश्न में। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अन अधिकार। अन अधिकार अशुद्ध चयन करना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, द्रष्टव्य। 60वां प्रश्न, 60वां प्रश्न में द्रष्टव्य साथियों ये अशुद्ध है, बाकी ग्रहित शुद्ध है, प्रदर्शनी सही है और अनाधिकार, अनाधिकार शब्द अशुद्ध है साथियों। किस विकल्प में वर्तने की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं? तत्वदान, कैलाश, सूझबूझ, संग्रहित। ये मेरे हिसाब से यही सही है। कबड्डी 61 में 4 है साथियों, शुद्ध है। उज्ज्वल शुद्ध है, सरदुत्सव शुद्ध है और दुरात्मगण ये शुद्ध है साथियों। कैलाश, सूझबूझ, संग्रहित। वैसे कैलाश, सूझबूझ, यहाँ सूझबूझ में साथियों एक में छोटा की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक आएगा, राज्याभिषेक नहीं है, इसलिए चौथा अपना सही आंसर होगा साथियों। यहाँ 68वां प्रश्न में है। हाँ, निम्न में से किस विकल्प में अलंकार के संभावनापरक श्रेणी के उदाहरण दिए गए हैं? संभावनापरक तो संदेह में और भ्रांतिमान है। संभावनापरक उत्प्रेक्षा, संदेह और उत्प्रेक्षा में साथियों संभावनापरक न्याय। दूसरा 68वां प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं, तो 68वां प्रश्न में दूसरा न्याय में संदेह में भी संभावना होती है, उत्प्रेक्षा में भी संभावना होती है। यमक अलंकार का सभंग रूप प्रतीत होता है। अभंग जहां पर भेद नहीं करके, टुकड़े नहीं करके अर्थ निकल जाता है वो तो अभंग होता है, और जहां पर टुकड़े करके अर्थ निकल जाता है वो सभंग होता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, कुमुदनी और मोदनी साथियों यहाँ सभंग है, यानी चौथा अपना सही आंसर होगा 69 में, यानी 69 में चौथा अपना सही आंसर। अजो तरणवी रहेगी साथियों, आपको याद होगा ये तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। किस अलंकार के वाचक शब्द अथवा की केंद्रो, ये संदेह अलंकार का साथियों 71 में संदेह अलंकार आएगा। जब सादृश्य विधान के कारण उपमेय के उपमान का संशय हो जाए और निश्चय बना रहे साथियों, अंत तक वह संदेह अलंकार होता है। 72 में निम्न में से किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है साथियों? वह रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वह होता है रूपक संदेह रूपक अलंकार। केतुओं उत्तरा के नेत्र जल से भरा है, हिम कणों से मानो में साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार है 74 में। बाकी अपन ने पढ़ लिया। तो ये आज का प्रश्न था साथियों। अपन ने 150 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न साथियों जहाँ तक एग्जाम नहीं होता है मैं आपके पास लेता आता रहूँगा। इसलिए साथियों चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया साथियों तो जाता जाता जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। ठीक मेरे साथियों, फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए साथियों राम राम।